कहते हैं ना, जब तक मां की ममता छाव देती है तब तक बेटा बेशक दुनिया जीत ले, लेकिन जिस दिन वही बेटा अपने जीवन की रफ्तार में मां को पीछे छोड़ देता है, उसी दिन उसकी सबसे बड़ी हार शुरू हो जाती है। ये कहानी है अमित की और उसकी मां शांति देवी की। अमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और उसकी पत्नी रिया एक मॉडर्न सोच रखने वाली तेजतर्रार लड़की। घर में 2 छोटे बच्चे थे और जल्द ही परिवार कनाडा शिफ्ट होने वाला था। अमित, हमारी 4 तारीख की फ्लाइट है, अब बस 3 दिन बचे हैं। तुम एक काम करो, मम्मी जी को आज ही वृद्धाश्रम छोड़ाओ, वरना पैकिंग के समय बहुत झंझट हो जाएगा। रिया ने सूटकेस में कपड़े डालते हुए कहा। अमित थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर बोला, हाँ रिया, तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी मम्मी को लेकर वृद्धाश्रम छोड़ आता हूं। तुम उनके कपड़े बैग में डाल दो, मैं गाड़ी निकालता हूं। बात बड़ी सहजता से कह दी गई थी, जैसे कोई पुराना फर्नीचर निकालने की तैयारी हो, लेकिन यह फैसला किसी का पूरा जीवन बदलने वाला था। अमित की मां शांति देवी उस समय आंगन में तुलसी के पौधे में पानी दे रही थी। तभी रिया उनके पास पहुंची और मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, इस बार आपकी टिकट नहीं बन पाई, अगली बार आएंगे तो आपको जरूर साथ ले चलेंगे। फिलहाल अमित आपको एक अच्छे वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहा है, सब सुविधा है वहां, चिंता मत कीजिए। शांति देवी कुछ नहीं बोली, बस धीमे से अपनी चप्पल उतारकर एक किनारे रख दी और आंखों में एक गहरी उदासी के साथ खड़ी हो गई। शायद उन्होंने जान लिया था कि अब उनके शब्दों की कीमत नहीं रही। बेटा उन्हें लेकर निकला और कुछ ही घंटों बाद वो वृद्धाश्रम के रिसेप्शन पर खड़े थे। रिसेप्शन पर बैठी लड़की मुस्कुराई और बोली, सर, मैडम फिलहाल 2 दिन के लिए बाहर गई है, उनके बिना हम किसी नए व्यक्ति का एडमिशन नहीं कर सकते। अमित ने माथा पकड़ लिया। मैम, प्लीज मेरी बात समझिए, 3 दिन बाद मेरी फ्लाइट है, इतना टाइम नहीं कि मैं दोबारा आ सकूं। लड़की ने कहा, माफ कीजिए सर, ये नियम है, आप चाहें तो 2 दिन बाद आ जाइए। अमित चिढ़ गया, आप कहें तो मैं अभी 1 लाख का चेक काट देता हूं, बस मेरी मां को यहां रख लीजिए। सर, पैसा हर चीज का हल नहीं होता, लड़की ने शांत भाव से कहा। फिर बगल में खड़े एक युवक को आवाज दी, राजू, सर और आंटी के लिए चाय पानी और रात रुकने का इंतजाम कर दो। क्या यही रुकना पड़ेगा? अमित हैरान रह गया। सर, जब तक मैडम नहीं लौटती हम कुछ नहीं कर सकते, लड़की ने विनम्र स्वर में कहा। मजबूरी में अमित अपनी मां के साथ कमरे में चला गया। राजू ने जमीन पर एक साफ बिस्तर बिछाया और कहा, सर, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी चाय लाता हूं। अमित लैपटॉप लेकर बैठ गया और मां शांति देवी अपना पुराना बैग खोलकर बैठ गई। एक दुपट्टे में लिपटी 2 रोटियां निकाली और धीमे से मुस्कुराकर बोली, बेटा, मैं जानती हूं तू और रिया क्या बात कर रहे थे, इसलिए सुबह जल्दी उठकर आलू के पराठे बना लिए थे। 2 दिन चल जाएंगे, तुझे पसंद है ना? अचार भी लाई हूं। अमित ने एक नजर उठाई भी नहीं। मां, अभी भूख नहीं है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, बहुत काम है। उनकी आंखों में जैसे कोई टूटता हुआ चांद थम गया। धीरे से पराठे वापस बैग में रख लिए। ठीक है बेटा, भगवान से यही दुआ है कि तू बहुत बड़ा आदमी बने, कहते हुए वो दीवार के सहारे टेक लगाकर बैठ गई। उनका मन किसी पुराने यादों के कुहासे में डूब चुका था और वहां कमरे के एक कोने में एक मां पहली बार उस घर से अलग हो रही थी जिसे उसने अपने खून से सींचा था। रात का सन्नाटा कमरे में धीरे धीरे पसरा जा रहा था। अमित का मन अशांत था। मां की चुप्पी और इस जगह का वीरान माहौल उसे भीतर ही भीतर कचोट रहा था, लेकिन उसकी व्यावसायिक जिम्मेदारियां सिर पर तनी खड़ी थी। इसी बीच रिसेप्शन से मैडम अंदर आई, वही जिनके ना होने की बात कहकर उसे एक रात रुकवाया गया था। अमित जैसे ही उनकी ओर देखता है वो थोड़ा झिझकता है। ओह, आप तो वही हैं जो रिसेप्शन पर थी। मैडम बिना किसी नाराजगी के मुस्कुराई और बोली, मिस्टर अमित, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? अमित को लगा शायद ये पैसों की बात होगी। वो आगे बढ़ा और धीरे से बोला, देखिए मैम, अगर पैसों की बात है तो मैं 2 लाख का चेक देने को तैयार हूं।
बस मम्मी का एडमिशन हो जाए। मैडम की मुस्कान फीकी हो गई। नहीं मिस्टर अमित, पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बस एक काम कर दीजिए और मैं आपकी मां का एडमिशन तुरंत करवा दूंगी। अमित चौंक गया। कैसा काम? यहां एक बुजुर्ग रहते हैं, नाम है रामकिशन जी। करीब 8 साल पहले उनके बेटे ने उन्हें यहीं छोड़ दिया था और उसके बाद कभी लौटकर नहीं आया। तब से वो अपने पोते रोहित के लौटने की राह देख रहे हैं। अब उनकी हालत बहुत नाजुक है, शायद ज्यादा दिन नहीं बचे। अगर आप बस कुछ देर के लिए उनके पोते बन जाएं, तो उनका इंतजार खत्म हो जाएगा। अमित अवाक रह गया। क्या? पर मुझे तो कुछ भी नहीं पता उस पोते के बारे में। आपको कुछ नहीं कहना, सिर्फ दादाजी बोलना है, बाकी उनका दिल खुद भर लेगा उस खाली जगह को। थोड़ी देर सोचने के बाद अमित बोला, ठीक है मैडम, अगर मेरे एक अभिनय से किसी के जीवन के अंतिम पलों को सुकून मिल सकता है तो मैं तैयार हूं। अगले ही पल मैडम अमित को रामकिशन जी के कमरे में ले गई। बूढ़ा शरीर, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखें बंद थी। पास ही उनकी लकड़ी की छड़ी रखी थी और एक पुराना टूटा सा चश्मा। तभी मैडम बोली, बाबा देखिए कौन आया है, आपका पोता रोहित, विदेश से। ये सुनते ही रामकिशन जी ने धीरे से आंखें खोली, जैसे बुझती लौ में अचानक एक चिंगारी चमकी हो। मेरा रोहित, सच में तू आ गया बेटा? अमित एक पल को ठिठका, फिर खुद को संभालते हुए धीरे से बोला, हाँ दादाजी, मैं आ गया। उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। कितना बड़ा हो गया रे तू, पर तेरे चेहरे की मासूमियत वही है। फिर धीरे से हाथ पकड़ते हुए बोले, मुझे पता था बेटा तू जरूर आएगा। शायद इसी आस में ही भगवान ने मुझे अब तक जिंदा रखा है। अमित को कुछ कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। वो चुपचाप उनकी आंखों में झांक रहा था, जहां वर्षों का इंतजार आंसुओं की झील में पिघलता जा रहा था। तुझे याद है ना बेटा, बेसन के लड्डू कितने पसंद थे तुझे? रोज शाम को पार्क के बहाने मेरा हाथ पकड़कर हलवाई की दुकान ले जाता था और फिर मुझसे पूछता, दादाजी आज कितने लड्डू खा सकते हैं? बातें चलती रही, यादें बहती रही। एक बूढ़ा मन अपने भीतर का हर टूटा कोना भर लेना चाहता था। रामकिशन जी ने पास से एक कटोरी उठाई जिसमें एक बेसन का लड्डू रखा था। ये तेरे लिए रखा था बेटा, पता नहीं क्यों आज मन हुआ कि तू जरूर आएगा। अमित ने लड्डू उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें भर चुकी थी, शब्द जैसे गले में ही फंसकर रह गए थे। थोड़ी देर बाद रामकिशन जी बोले, बेटा तेरी मां पापा कैसे हैं? अमित ने कुछ पल सोचा और धीमे से कहा, सब ठीक है दादाजी। एक वादा कर बेटा, कभी अपने मां बाप को अकेला मत छोड़ना। बुढ़ापे में जब कोई पास नहीं होता ना, तो जिंदगी मौत से भी ज्यादा भारी लगती है। अमित ने सिर झुका लिया। उसे लगा किसी ने उसके दिल के भीतर जलती एक मोमबत्ती की लौ को और जला दिया हो। तू तो इनका पोता नहीं है बेटा। ये आवाज पीछे से आई। मैडम खड़ी थी और बोली, लेकिन तेरा ये अभिनय आज किसी को अमर कर गया। अब तू घर जा सकता है बेटा, तेरी मां का एडमिशन हो जाएगा। अमित घर चला आया। रात ढल गई, लेकिन अमित की आंखों में नींद नहीं थी। रामकिशन जी की आवाज, उनकी आंखें, उनके शब्द, हर चीज उसके भीतर उतर रही थी। इधर सुबह हुई तो वृद्धाश्रम की छतों पर धीमी धीमी धूप उतर रही थी। आंगन में कुछ बुजुर्ग लोग पूजा की थालियां लिए मंदिर की ओर निकल चुके थे। इन्हीं में शामिल थी शांति देवी। अपने बेटे की लंबी उम्र और सुखद भविष्य के लिए निर्जला व्रत धारण कर पास के मंदिर में पूजा करने जा रही थी। लेकिन अमित एक रात पहले की भावनात्मक रात के बाद बिना अपने पत्नी को बताए वृद्धाश्रम फिर से लौट आया था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, सामने वही मैडम खड़ी थी। शांत चेहरा, मगर आंखों में सच्चाई की चमक। मैडम, मेरी मां कहां है? अमित ने घबराए हुए स्वर में पूछा। आपकी मां मंदिर गई है, आज आपके लिए व्रत रखा है उन्होंने, निर्जला व्रत। मैडम का जवाब जैसे किसी ने उसके सीने में पत्थर रख दिया हो। वो मां जिसे उसने कल तक बोझ समझा, वो आज भी बेटे की सलामती के लिए पानी तक त्याग चुकी थी। अमित की आंखें भर आई और तभी सामने से सफेद साड़ी में पूजा की थाली हाथ में लिए
झुकी झुकी सी शांति देवी लौटती दिखाई दी। मां, बस एक शब्द निकला अमित के मुंह से और वो उनकी ओर दौड़ पड़ा। शांति देवी ठिठकी और उन्हें उसी पल याद आया वो दिन जब 7 साल का अमित गर्मियों की छुट्टियों में गली में खो गया था और जब घंटों बाद मां को दिखा था तो भागते हुए उनके सीने से लिपट गया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज। मां, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। अमित शांति देवी के पैरों में गिर पड़ा। आपने मुझे इतना कुछ दिया, अपनी पूरी जिंदगी दे दी और मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आया। शांति देवी ने कांपते हाथों से उसे उठाया और कहा, अरे नहीं बेटा, ये मत कहो, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती थी। लेकिन मां, मैंने आपको अकेले छोड़ दिया, सिर्फ अपने आराम के लिए, अपनी बीवी के कहने पर। जब दुनिया मुझे नाम और पैसा दे रही थी, तब आप मुझे बिना शर्त प्यार दे रही थी और मैं वही प्यार बेच आया। शांति देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तेरी ये बातें ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है बेटा। तभी अमित ने कहा, मां, चलो घर चलते हैं, अब और नहीं, अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मैडम पास आई और बोली, मिस्टर अमित, इन्हें ले जाने के लिए कुछ कागजी कार्यवाही करनी होगी। ठीक है मैम, जो भी करना पड़े करिए। अमित बेसब्री से बोला। मैडम उसे ऑफिस में ले गई और एक कागज निकालकर सामने रख दिया। इस पर साइन कीजिए। लेकिन मैम, क्या आप ही मैनेजर हैं? जी हां, मैं ही यहां की संचालक हूं। पर आपने तो कहा था कि मैनेजर बाहर गई है। वो झूठ था मिस्टर अमित, मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा। कभी कभी किसी को जगाने के लिए एक झूठ जरूरी हो जाता है। मैं चाहती थी कि आप यहां रुके, देखें, समझे कि वृद्धाश्रम सिर्फ दीवारें नहीं है, ये उन रिश्तों की कब्रगाह है जिन्हें घरों से निकाल दिया गया। अमित चुप खड़ा रहा। मां बाप बच्चों के पैदा होने से पहले उनके भविष्य के लिए पैसे जोड़ने लगते हैं, लेकिन बदले में वो सिर्फ थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा प्यार चाहते हैं। बस एक कोना जहां वो खुद को अकेला न महसूस करें। अमित ने आंखें पोंछी। आपने मेरी आंखें खोल दी मैम। शुक्रिया। शांति देवी को लेकर जैसे ही वो बाहर निकला, आंगन में बैठे कुछ बुजुर्ग चुपचाप उन्हें जाते देख रहे थे और शायद सोच रहे थे, काश उनके लिए भी कोई अमित आ जाए। लेकिन जैसे ही अमित मां को गाड़ी में बिठाकर चला, फोन बजा। रिया का कॉल था। हाँ रिया, अमित, तुम कहां हो? सुबह सुबह बिना बताए चले गए। कितनी बार कॉल किया, उठाया भी नहीं। रिया, मैं वृद्धाश्रम से मां को लेने आया हूं। अमित ने शांत स्वर में कहा। क्या क्या कह रहे हो? मां को वापस क्यों ला रहे हो? हमें तो कनाडा जाना है, उनके लिए वहां जगह कहां है? रिया, अगर तुम चाहो तो अकेले चली जाओ, लेकिन मैं अपनी मां को छोड़कर नहीं जा सकता। क्या? ये कैसी बात कर रहे हो अमित? रिया, जब तुम अपने मां बाप के बिना नहीं रह सकती, तो मैं भी अपनी मां के बिना नहीं रह सकता। उन्होंने मेरे लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी और मैं उन्हें तन्हा छोड़ दूं? अमित, मैं जा रही हूं, तुम रहो अपनी बूढ़ी मां के साथ। रिया चिल्लाई और फोन काट दिया। शांति देवी बोली, बेटा, मेरे कारण तुम अपना घर मत तोड़ो, मैं फिर से वृद्धाश्रम चली जाती हूं। नहीं मां, अमित ने सख्त लहजे में कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अमित मां को लेकर घर पहुंचा तो रिया दरवाजे पर पहले से खड़ी थी। चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में तकरार। जैसे ही शांति देवी गाड़ी से उतरी, रिया लगभग चीखते हुए बोली, तो अब यही सब रह गया है तुम्हारे जीवन में? हमारी फ्लाइट है 4 तारीख को और तुम अपनी मां को यहां ले आए? हाँ रिया, ले आया। अगर तू चाहती है तो जा सकती है, लेकिन इस बार मैं अपनी मां को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रिया अवाक खड़ी रह गई। क्या तुम होश में हो अमित? विदेश की नौकरी, बच्चों का भविष्य, सब दांव पर लगा दोगे एक वृद्ध महिला के लिए? रिया, जब मैं छोटा था, मेरी मां ने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए दांव पर लगा दी थी। उसने कभी सवाल नहीं किया कि मैं उसकी जिंदगी में बोझ हूं या फर्ज। तो आज मैं कैसे कह दूं कि वही मां मेरे लिए बोझ बन गई? अमित की आंखों में आंसू थे, जिसने बिना कुछ मांगे मेरी पूरी जिंदगी संवार दी। क्या मैं उसके बुढ़ापे में उसे एक कोना भी नहीं दे सकता?
रिया कुछ बोल नहीं सकी। अमित ने मां का हाथ थामा और अंदर ले गया। शांति देवी की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वो नमी अकेलेपन की नहीं, सुकून की थी। घर के अंदर जाकर शांति देवी ने उस सोफे पर बैठते हुए कहा, बेटा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि फिर इस घर में वापस कदम रखूंगी। मां, ये घर आपका ही है और अब मैं ये बात कभी भूलूंगा नहीं। अमित ने उनका सिर सहलाते हुए कहा। रात का खाना अमित ने खुद बनाया और पहली बार शांति देवी की प्लेट में परोसा। मां, आज आप नहीं, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा। शांति देवी की आंखें भर आईं। क्या सच में तू मेरा वही अमित है जो एक वक्त कहता था, मां, मुझे भूख नहीं है? नहीं मां, वो अमित अब नहीं रहा। अब बस वही बेटा है जो अपने मां के हर आंसू का जवाब देना चाहता है। अमित ने मां के पैर दबाते हुए रात भर उनके पास ही सोने का निश्चय किया। उधर कमरे में रिया अकेली बैठी थी। अमित की हर बात उसके कानों में गूंज रही थी। जिस मां ने उसे जन्म दिया, उसे ही मैंने छोड़ देने को कहा था। सुबह जैसे ही सूरज की किरणें कमरे में उतरी, रिया खुद अमित के पास आई। अमित मां के पैरों में तेल लगा रहा था। रिया चुपचाप पास आकर जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अमित, माफ कर दो, मुझे आज अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ है। मैं भूल गई थी कि मां सिर्फ शब्द नहीं होती, वो पूरी जिंदगी का आशीर्वाद होती है। फिर वो शांति देवी की गोद में सिर रखकर बोली, मां, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूं। अब मैं आपको मां नहीं, भगवान मानूंगी, क्योंकि आपने ही हमारे घर को घर बनाया है। शांति देवी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। बेटी, मां कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, सिर्फ इंतजार करती है कि एक दिन वो लौट आए। उस दिन घर में न कोई बहस थी, न कोई दिखावा, बस एक मां, एक बेटा और एक बहू, जो अब समझ चुके थे कि मां को छोड़कर कोई भी रिश्ता मुकम्मल नहीं हो सकता। अगले दिन अमित ने अपने बॉस को कॉल किया। सर, मैं आपकी ऑफर स्वीकार करता हूं, लेकिन कनाडा नहीं जा सकता। मेरी मां मेरे साथ है और अब मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बॉस ने थोड़ी चुप्पी के बाद कहा, अमित, तुम्हारा फैसला सुनकर दिल से इज्जत और बढ़ गई। जो अपने मां बाप का साथ नहीं निभा सकता, वो दुनिया की कोई जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। कहानी यही खत्म नहीं हुई। वृद्धाश्रम के उस कमरे में जहां कभी शांति देवी अकेली रातें काटती थी, आज उनकी तस्वीर नहीं, उनकी यादें थी। अमित ने अपने ही घर में वृद्ध लोगों के लिए एक छोटा कमरा बनवाया, जहां हर रविवार वृद्धाश्रम के कुछ बुजुर्ग आकर वक्त बिताते थे। कभी लड्डू खाते, कभी गीत सुनते और कभी अमित के बच्चों को गोद में खिलाते। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप का साथ कोई जिम्मेदारी नहीं, वो एक आशीर्वाद है, जिसे अगर समय रहते न अपनाया जाए तो पूरी जिंदगी पछतावे में बदल जाती है। दुनिया की कोई भी सफलता, कोई भी विदेश की नौकरी उन झुर्रियों की कीमत नहीं चुका सकती जिन्होंने आपकी हंसी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। कभी भी माँ बाप को यह एहसास मत होने दो कि वे अब जरूरत नहीं रहे, क्योंकि जिस दिन वो साथ नहीं होंगे, उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी खाली जगह आपके घर में नहीं, आपके दिल में होगी। अब आपसे एक सवाल, क्या हम अपने माँ बाप को उतना ही प्यार दे पा रहे हैं जितना उन्होंने हमें दिया? क्या आप कभी इतने व्यस्त हुए हैं कि अपने माँ बाप से खुलकर बात तक नहीं कर पाए? अगर हां, तो बस आज ही एक बार उन्हें गले लगाइए और कहिए, मैं हूं हमेशा आपके साथ।